हम लोग बात करने जा रहे हैं तटीय मैदान की, यानी कि कोस्टल प्लेन की। इससे पहले हम लोगों ने घाट पढ़ा हुआ है। हम लोग बात करने जा रहे हैं तटीय मैदान की, यानी कोस्टल प्लेन की। इससे पहले हम लोगों ने घाट पढ़ा हुआ है। अब प्लेन्स के बारे में समझेंगे। तो पहले थोड़ा फीचर्स के अंदर समझ लें कि घाट क्या है और मैदान क्या है। तो जैसे मैं के माध्यम से ही देखने हैं लोग कि पिछली जितनी क्लास हम लोग ने करी, तो जैसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ आउट किए, ये इधर ऐसे ड्रॉ आउट किए, और इनके क्षेत्र में ये जो पार्ट थे, इधर के अलग से जो पार्ट रहे, इन पार्ट को हम लोगों ने छोड़ते हुए चले, है ना। ये पार्ट जो है तो हम लोगों ने छोड़ा, यही पार्ट कोस्टल मैदान है। ठीक, ये क्या है? ये कोस्टल मैदान। पहले ये इतना आप समझ लें, ये क्या है? ये कोस्टल प्लेन है। ठीक, इन्हीं को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। क्या है ये? कोस्टल प्लेन मतलब तटीय मैदान। तो अभी इससे ये समझ आया कि तटीय मैदान तो तटीय मैदान क्या है कि जैसे यहाँ से कोई रिवर आ रही, जैसे इधर से रिवर आ रही हैं, इधर से रिवर आ रही हैं, तो ये रिवर इन क्षेत्रों में आने के बाद धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट करती हैं मलबा का। इसके बाद इस क्षेत्र में समुद्र है, तो इनका जो एरिया है ये लगा हुआ ये घाट होगा, और इससे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, तो ये प्लेन का रूप ले लेते हैं। मतलब कि यहाँ मृदाओं का डिपोजिशन हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? मैदान है, यानी कि ये फिर कुछ दूरी तक अपने समतल रूप से पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इनको मैदान बोलते हैं। समझ आ रही बात? जैसे कि अगर कोई रिवर है, जैसे मानो कि ये रिवर है, तो इस रिवर में अगर आप देखें कि इतने पार्ट में, जैसे मानो कि यहाँ हम नहाने के लिए कोई अपने जीवनचर्या के लिए कोई स्थान बनाते हैं, तो इतने को हम लोग फिर घाट बोलेंगे। इतना क्या बोलेंगे? घाट बोलेंगे। और इसके बाद ये अंदर का रिवर का पॉइंट ही है ये। ठीक, तो उसी तरह इससे लगे हुए जो पॉइंट हैं, तो ये घाट होंगे, और इसके बाद के जो पॉइंट है वो क्या होंगे? प्लेन होंगे। तो इतना आपको समझ के चलना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहले इनको अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन। ठीक, अब कोस्टल प्लेन दो हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी मैप में ड्रॉ आउट किया है। वो कौन कौन से हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, या वेस्ट या ईस्टर्न ना लिख के हम वेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, कोस्टल प्लेन। इतनी बातें आपको पहले पता चली कि ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि प्लेन दो हैं, पूर्वी घाट के बाद और पश्चिमी घाट के बाद। और ये जो है तो डायरेक्ट सी लेवल से लगे हुए हैं, जैसे कि इधर बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और ये अरब सागर से लगे हुए हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब इनके बाद एक जंक्शन है इन दोनों को जोड़ने वाले क्षेत्र। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है, जंक्शन, अगर हम बात करें कि आखिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को जोड़ता है, तो पिछली क्लास में भी हमने बताया था, और वो मिलन बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक, तो याद रखना, मिलन बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। तो अब दो बातें आपको याद रखनी हैं, जिन्हें आप अभी तक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट किस क्षेत्र या किस पर्वत श्रेणी से मिलते हैं। तो वो हमारी थी क्या? नीलगिरी, जो कि हम लोगों ने समझा है। और हर बार जब हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बता रहे थे, तो बता रहे थे कि इसका जो पीक पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है?
वह है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी इनके मिलन बिंदु है, जहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न ये दोनों प्लेन जिस स्थान पर आकर मिलते हैं, तो मिलन पॉइंट ये हुआ। तो इतनी बातें आपको समझ के चलनी है कि ये कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में है। अब इनका एक एक करके अलग अलग हम लोग विभाजन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करें ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट का एक तो बेसिक हम लोगों ने अभी देखा कि एक तो ये आपको राज्यों में मिलेगा, कौन कौन से राज्य, जैसे कि गुजरात है, ठीक, आपको गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, ठीक, कौन सा, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, और केरला और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार मिलेगा। तो अब याद रखना कि एक बार प्रश्न पूछा कि वेस्टर्न घाट किन किन जगह पे या किन किन राज्यों पे है, ठीक, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये तटीय मैदान फैले हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में किन किन राज्यों को हम अध्ययन करते हैं। तो अभी तक तो इन्होंने पूछा था कि वेस्टर्न घाट किन किन राज्यों पर है। अब यहाँ ये बात हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कोस्टल प्लेन किन किन राज्यों पर है, ठीक, ये बातें आपको कंप्लीट हुई। ओके, अब एक एक करके इनको हम लोग अलग अलग विभाजन करके थोड़ा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, और जैसा कि गुजरात में देखें तो गुजरात का तटीय या तट, गुजरात का तट, सेकंड आप लिखें। अब इस गुजरात के तट को अलग अलग भागों में भी विभाजित किया जाता है। सेकंड आप लिखें कोंकण का तट, कोंकण का तट। नेक्स्ट आप लिखें कनारा का तट, और नेक्स्ट लिखें मालाबार का तट, मालाबार का तट। इतनी चीज़ें आप पहले लिख लें। अब इनको अलग अलग करके ड्रॉ आउट करते हैं। जैसे कि हम कहें गुजरात का तट, तो गुजरात के तट को कुछ अन्य क्षेत्रों में बांटते हैं, जैसे कच्छ क्षेत्र, ऐसे ही काठियावाड़, ठीक, नेक्स्ट गुजरात मैदान, गुजरात मैदान। अब बात क्या है, आपको सिर्फ प्री के हिसाब से इतना ही समझना होता है। अब इनमें थोड़े थोड़े एक एक दो दो पॉइंट अगर बात करें, तो एक तो अगर आपको वो क्लास याद हो जब हम लोग राजस्थान को पढ़ रहे थे, थार का मरुस्थल, तो थार के मरुस्थल को बताते समय भी हमने बताया था कि सागर नीचे की तरफ खिसका, अरब सागर। ऐसे ही जब हम लोग वेस्टर्न घाट को पढ़ रहे थे तब भी बात कर रहे थे कि सागर के नीचे घटने के सरकने के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। तो कुछ ऐसा इन क्षेत्रों में भी हुआ। साथ ही साथ जो सिंध नदी है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ये नदियाँ भी अपना साथ जो सेडिमेंट लाई वो भी डिपॉजिट करी, तो इससे इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो निर्माण कैसे होता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों के अवसाद से, ठीक, अवसाद से इसका निर्माण हुआ। ये बातें आपको याद रखनी। फिर संरचनाएं कैसी होंगी कि इससे लगी हुई क्षेत्र में अरावली श्रेणी है, तो अरावली जैसी रॉक्स पाई जाएंगी यहाँ। अब यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा तो उत्पादक क्षेत्र भी नहीं होगा, साथ ही साथ यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा भी नहीं होगी, तो शुष्क वर्षा होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र में पाई जाएंगी। आपको बस इतना ही याद रखना है कि शुष्क क्षेत्र भी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ गधों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। ये किसके लिए
विख्यात है। तो जंगली गधों के लिए ये मेन चीज़ है, जंगली गधे यहाँ पाए जाएंगे, इसके लिए ये विख्यात है। ये बातें आपको याद रखनी। ऐसे काठियावाड़ में भी अरावली जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जैसे कि यहाँ भी, क्योंकि अब तो वह है भी, तो अरावली पाई जाएंगी। यहाँ की जो नदियाँ होंगी वो रेडियल पैटर्न में होंगी। जब हम रिवर बताएंगे तो फिर वहाँ भी बताएंगे कि रेडियल पैटर्न क्या होता है। ऐसे ही इस भाग में एक क्षेत्र है स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र जो है तो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो स्वराष्ट्र अगर शब्द आए कि कहाँ है, तो ये इस काठियावाड़ वाले क्षेत्र में स्वराष्ट्र पाया जाता है। ठीक। और दूसरा, यह क्षेत्र थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा। अब काली मृदा का विस्तार थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मालवा के पठार में भी यह मृदा पाई जाती है। ऐसे ही दक्कन का पठार तो है, इस क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते कि यहाँ किस प्रकार की एग्रीकल्चर भी की जा रही होगी। ये सारी चीज़ें आप अंदाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। और गुजरात का जो मैदान है, इस गुजरात के मैदान में आपको कुछ रिवर्स लिखनी है, जैसे साबरमती। ठीक, साबरमती नदी। ऐसे ही माही नदी। ठीक, से ही नर्मदा नदी, से ही ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये नदियाँ जो अपना सेडिमेंट अवसाद के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ। यह भी अर्धशुष्क है। यहाँ भी आपको काली मृदा का विस्तार भी मिलेगा। तो इस तरह करके ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इनको अगर आप मैप में देखें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये जो क्षेत्र है ये कच्छ का क्षेत्र है। ठीक, याद रखना। इधर से आपको काठियावाड़ का क्षेत्र मिलेगा ये। ठीक, इसी काठियावाड़ क्षेत्र में आपको यहाँ कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि मांडव की पहाड़ियाँ, है ना, याद रखना इसको। ठीक, गिरनार की पहाड़ियाँ। तो इस तरह आपको ये चीज़ें इस क्षेत्र में मिलेंगी। तो यहाँ ये मिलेंगी आपको। और यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये आपको गुजरात का मैदान मिलेगा, यहाँ ये। ठीक, तो इतना इसका विस्तार है, यानी कि कच्छ, काठियावाड़ का क्षेत्र और गुजरात मैदान। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है ना। ये और यहाँ हमने लिखा है, इसमें स्वराष्ट्र के साथ साथ आप इसे भी लिख लेंगे कि इसमें मांडव हिल पाई जाती है। हिल आपसे पूछ सकते हैं, तो इसे भी लिख देते हैं हम, मांडव हिल। मांडव हिल। ठीक, गिरिनार। ठीक है, गिरिनार की पहाड़ियाँ या इन्हीं को गिर की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। ठीक, इन्हीं को गिर पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो आज की क्लास को हम तो लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर शेष जो हमारे टॉपिक बचे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।